नमस्कार, मैं अंजु मीना। आज हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का 23वां अध्याय परिवेशीय तनाव। बच्चों, आपने देखा होगा कभी-कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे माता-पिता और गुरुजन भी हमसे चिड़चिड़े से नजर आते हैं। यह सब एक प्रकार का दबाव होता है जो कार्य की अधिकता से भी होता है और परिवेश के कारण भी होता है। परिवेश का मतलब होता है परि प्लस वेश, अर्थात हमारे चारों तरफ का माहौल। उसके कारण भी हमें तनाव, टेंशन और दबाव होता है। आइए आज इसी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। दबाव। दबाव एक ऐसी स्थिति है जिसको हम आसानी से हल नहीं कर पाते हैं और वह तनाव की स्थिति बन जाती है। दबाव एक दैहिक और संवेगात्मक स्थिति है जिससे शारीरिक या मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। इसी तरह परिवेशीय तनाव व्यक्ति और पर्यावरण के मध्य एक अवांछित आदान प्रदान है। मतलब जब हम परिवेश के किसी कारण से तनाव में आते हैं तो वही दबाव कहलाता है। हमारा व्यक्ति और पर्यावरण का निरंतर आदान प्रदान होता है, उसमें किसी प्रकार के दबाव के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। मानव व्यवहार का महत्वपूर्ण भाग हमारे परिवेश से प्रभावित होता है। हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारे क्रियाकलाप, हमारी सफलता, ये सभी हमारे आसपास के वातावरण परिवेश पर प्रभावित होती हैं। परिवेश के अंतर्गत भौतिक जगत और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जिसमें हम रहते हैं और दूसरों से अंतःक्रिया करते हैं, यह भी शामिल है। सामाजिक परिवेश वह सब कुछ, उसमें सब कुछ आ जाता है जिसमें हम सब अंतःक्रिया करते हैं और वह सकारात्मक होता है तो हमारी मदद करता है और नकारात्मक होता है तो कभी-कभी दबाव और तनाव की स्थिति को उत्पन्न करता है। परिवेशीय मनोविज्ञान के क्षेत्र का प्रायोजन व्यवहार पर परिवेश के पड़ने वाले विविधतापूर्ण प्रभाव से है। अर्थात परिवेशीय जो मनोविज्ञान है उसके क्षेत्र का प्रायोजन व्यवहार जो हमारे लक्ष्य होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उन पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है और यह अलग अलग प्रकार का होता है, विविधता लिए हुए होता है। प्रकृति के अधीन मानव। बच्चों, मानव और प्रकृति का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हम प्रकृति के ही मौलिक तत्वों से निर्मित होते हैं और हमारे यहाँ जो सजीव और निर्जीव का वातावरण हम अपने परिवेश में देखते हैं वह सब प्रकृति जन्य ही होता है। इसलिए साधारण भाषा में कहें तो मनुष्य प्रकृति से बहुत गहरा जुड़ा हुआ होता है और इतिहास के प्रारंभिक काल में मनुष्य पर्यावरण को भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखते थे। वे समझते थे कि प्रकृति मानव पर राज करती है। आज भी बहुत सारी ऐसी आपदाएं होती हैं जिनमें हम समझते हैं कि प्रकृति हमसे नाराज हो गई है और प्रकृति के बहुत सारे प्रतीकों को पहले पूजा जाता था और प्रकृति ऐसा समझते थे कि प्रकृति हम पर राज करती है। प्रकृति के विभिन्न अवयव पारलौकिक और पूजा की वस्तुएं माने जाती थी। जो हमारे ज्ञान क्षेत्र अवबोध क्षेत्र में आते थे उन्हें हम साधारण समझते थे और जो हमारे ज्ञान और अवबोध से दूर होते थे उन सब को हम पारलौकिक मानते थे और बहुत सारी चीज़ों को हम पूजा योग्य मानते थे। जैसे कि आपने देखा होगा आज भी हमारे घरों में पौधों की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है। यह सब प्रकृति से हमारे पुराने संबंधों को दर्शाता है। सूरज, चंद्रमा, तारे, पशु पक्षी, पेड़ आदि की पूजा की जाती थी। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का में इनका कोई स्थान नहीं है। पहले के जो परंपरागत विचारों को मानने वाले लोग हैं वो आज भी इन सब की पूजा पाठ करते हैं और हमारा ज्योतिषी विज्ञान तो इन्हीं तारों पर, सूरज चांद पर ही निर्भर करता है। प्रकृति के जो ग्रह अपनी गति करते हैं उन पर हमारा ज्योतिष विज्ञान आधारित है। तो आज भी हमारा इनके प्रति दृढ़ विश्वास है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इनके लिए कोई ज्यादा स्थान नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यथार्थ में भौतिक रूप महत्वपूर्ण होता है और मानवीय क्षमताएं सबसे अधिक मूल्यवान है। वर्तमान जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वह मानवीय क्षमताओं और कार्यों के ऊपर निर्भर होता है। वह हमारी अवधारणाओं पर इतना अवस्थित नहीं होता है क्योंकि विज्ञान प्रयोगों पर आधारित एक ज्ञान की शाखा होती है। यह एक अन्य प्रतिमान है जो मानव जाति का पक्ष लेता है, जैसे प्रकृति पर नियंत्रण या शक्ति। वैज्ञानिक दृष्टिकोणों ने प्रकृति पर अपना बहुत हद तक काबू पा लिया है, इसलिए वैज्ञानिक प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। प्रकृति पर मानव।
विज्ञान और तकनीकी के विकसित होने से प्रकृति कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जिससे डरा जाए। पहले हम बहुत सारी बातों से भय करते थे और प्रकृति की स्वतः ही पूजा करते थे, अंधविश्वास को मानते थे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने हमारे जीवन में ज्ञान की ऐसी धारा ला दी है, ऐसे उदाहरण हमें समझा दिए हैं और विज्ञान की तकनीकों ने हमें इतना महत्वपूर्ण और मजबूत कर दिया है कि अब हम प्रकृति से भयभीत नहीं होते हैं, बल्कि उसकी चुनौतियों को स्वीकार करके आगे हल निकालते हैं। परमाणु शक्ति लगातार विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। यह भी विज्ञान की ही देन है कि परमाणु बम बनाए गए और यह हमारे विश्व के लिए एक खतरा है, एक चुनौती है। ये समस्याएं पर्यावरण के बारे में भिन्न प्रकार से सोचने की दिशा में अग्रसर करती हैं। परमाणु बम के हमलों से पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे हम एक नई दिशा की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं और उसको हल करना हमारे लिए चुनौती बनता है, जिसमें मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाने की चेतावनी मिलती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह प्रकृति पर निर्भर होता है, क्योंकि उन दोनों के आपसी अंतःक्रियाओं से ही जीवन संचालित होता है। तो जब जब प्रकृति प्रभावित होती है, मनुष्य का जीवन भी प्रभावित होता है। परमाणु बम के नकारात्मक प्रभावों से जूझने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती है। मनुष्य और प्रकृति के मध्य सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि वह दोनों ही पक्ष साथ साथ जीते हैं और एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं। हम प्रकृति पर निर्भर हैं और प्रकृति हमारे द्वारा किए गए संरक्षण पर निर्भर होती है। कोई भी अपने में पर्याप्त नहीं है। यदि हम लगातार पेड़ काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और यदि हम पेड़ों को लगातार संचित करेंगे, उनको रक्षा करेंगे, उनका रोपण करेंगे, तो हमारा जीवन और ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति अग्रसर होता है। मनुष्य प्रकृति से भिन्न तरीकों से अनेक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। हम अपनी भोजन की वस्तुएं लकड़ी, गोंद, औषधि, ईंधन, अनेक प्रकार की सामग्री जो है वह प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि हम जो सांस प्रतिपल ले रहे हैं वह प्राणवायु भी प्रकृति की ही देन है। और ये भी आवश्यक बन गया है कि प्रकृति के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव पैदा हो। तो जब प्रकृति बच्चों हमें जीवन दे रही है, हमारे जीवन की बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर रही है, तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। पूरी न हो पाने वाली अनेक प्राकृतिक संपदाओं को, जैसे तेल, कोयला, नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। हमारे जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, वह दो प्रकार के हैं। एक तो वह जिन्हें सृजित किया जा सकता हो और एक वह जिन्हें दोबारा से सृजित नहीं किया जा सकता हो। तो सृजित किए जाने वाले संसाधनों को तो हम दोबारा से बना सकते हैं, परंतु जो अनवीनीकरण है, उन साधनों की हमें रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि तेल और कोयला। तेल और कोयला जीवाश्म के बनने से निर्मित होते हैं, जो कि लाखों सालों की प्रक्रिया होती है। इन्हें हम दोबारा आसानी से नहीं बना सकते, तो ऐसे अनवीनीकरण संसाधनों की हमें रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति के अंधे शोषण से एक असंतुलन उत्पन्न होता है जो जीवन के लिए खतरा है, और इससे अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं। एक आम उदाहरण है बच्चों, जब हम अपने घर से पार्क की तरफ जाते हैं तो बीच में यदि कोई पेड़ नहीं है तो हमें बहुत ही बेचैनी महसूस होती है और गर्मी की तपन से हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हम धूप में पैदल नहीं चलना चाहते। लेकिन यदि हम किसी पार्क में, किसी बगीचे में, किसी गार्डन में घूमते हैं जहाँ नाना प्रकार के क्रमबद्ध पौधे लगे हुए हैं, तो उनके आसपास गुजरते हुए हमें अच्छा महसूस होता है और घने वृक्षों के नीचे हमें धूप भी महसूस नहीं होती। इसका मतलब प्रकृति हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। यदि हम प्रकृति की प्रतिपल रक्षा करते हैं तो हम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, और यदि हम उन पेड़ों को निरंतर काटते जाएंगे तो फिर हमें धूप भी होगी, बेचैनी भी होगी और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और स्वास्थ्य की चुनौतियों से भी गुजरना होगा। हवा, पानी और खान पान सभी की गुणवत्ता मानव हस्तक्षेप से प्रभावित होती है। हवा यानी कि वायु, ऑक्सीजन, पानी जो हम पीते हैं, और खान पान जो हमारा भोजन है, खाद्य पदार्थ है, अनाज है, ये सब हमारा जो है मानव हस्तक्षेप से प्रभावित होता है। मानव यदि इनकी रक्षा करता है तो ये बरसों तक सृजित होते रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य बना रहता है, और यदि मानव इनको हानि पहुंचाता है तो ये सब हमारे लिए दूषित हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाते हैं। मानव और वातावरण के मध्य
सहजीवी संबंध व संतुलित दृष्टिकोण है जो हमें बताता है कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और वातावरण को अपनी क्रियाकलापों द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रकृति का संवर्धन एक स्वतः प्रक्रिया है। प्रकृति अपने आप सर्जित होती है और अपनी वृद्धि करती है, अपना विकास करती है। जब तक कि कोई बाहरी हस्तक्षेप उसमें ना हो, तो हम उसके सहजीवी हैं, हम आपस में अंत्यक्रिया करते हैं। तो हमें इस सहजीवी अंत्यक्रिया से समझना चाहिए कि प्रकृति हमारे लिए अनमोल है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये दोनों के मध्य स्वाभाविक परस्पर निर्भरता की पहचान कराता है। सहजीवी संबंध ये बताता है कि प्रकृति और मानव आपस में कितने ज्यादा अंतर संबंधित हैं और कितनी हमें आवश्यकता है प्रकृति की, और प्रकृति अपने संरक्षण के लिए मानव की तरफ देखती है। प्रदूषण संबंधी समस्याएं। जब मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है तो सीधे सीधे हमारे परिवेश में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रदूषण की स्थिति होती है बच्चों, यदि कोई हमारा हवा, पानी और सामान्य घटक अपने संरचना के घटकों में कोई प्रकार का अवांछित परिवर्तन जब होता है तो उस स्थिति को हम प्रदूषण की स्थिति मानते हैं। और प्रदूषण की स्थिति हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। प्रदूषण वायु, धरती और जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला अवांछित परिवर्तन है जो जीवन को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। हम O2 को सांस के रूप में लेते हैं। यदि O2 में कोई प्रकार का और तत्व मिल जाए तो हमारे लिए वह प्राणदायक नहीं रहेगी और हमारे जीवन को खतरा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जल में H2O होता है। यदि इसमें भी कोई और प्रकार का तत्व मिल जाए तो वह जल हमारे लिए पोषक तत्व की जगह पर नुकसान का काम करता है। पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण। भोपाल गैस कांड सभी लोगों को पता है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का अधिक रिसाव के कारण वहां पर बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ और बरसों तक वहां के रहने वाले बच्चे और जो नई पीढ़ी जन्म रही थी उन सबको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला। उनको शारीरिक विकलांगताएं हुई और बहुत सारे साइड इफेक्ट रहे जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी। यहाँ पर हजारों मासूम लोगों ने मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है, हवा में मिलने से हजारों लोगों की जानें चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, जो चीज हमारे लिए जरूरी है वह भी जब हमारे किसी छोटी मोटी मानवीय त्रुटि से उसका हमारे परिवेश में रिसाव हो गया तो उससे लाखों की जान की हानि उठानी पड़ी। वायु प्रदूषण वायु की गुणवत्ता में असंतुलन है, इसका जीवित प्राणियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। CO2, NO2, SO2 और लेड जैसी गैसें मुख्य प्रदूषक हैं। हमारी प्राणवायु का नाम है ऑक्सीजन, O2। इसमें जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और लेड यानी कि Pb जैसे धातुओं की उपस्थिति ज़्यादा हो जाती है तो वह प्रदूषक का काम करता है और हमें अपने श्वास में ऑक्सीजन लेने की मात्रा में कमी से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत सारी शारीरिक समस्याओं को जन्म देती हैं। ये केवल जलन ही नहीं करती वरन श्वास के संबंधी समस्याएं लेती हैं, हाई बीपी कर देती है, अस्थमा कर देती है, कार्डियोवैस्कुलर समस्याएं कर देती है, आंख संबंधी और ग्लूकोजिकल समस्याओं जैसी बीमारियों और कम आयु में मृत्यु के कारण भी हो सकती हैं। जब हमारी वायु प्रदूषण से हम गुजरते हैं तो हमें इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। हमारी त्वचा में जलन हो सकती है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, दमा अस्थमा से हम पीड़ित हो सकते हैं, हमारे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है, हमारे हार्ट को नुकसान हो सकता है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है, इसलिए हमें वायु को शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बिजली की खपत में बढ़ोतरी, औद्योगिकरण, वाहन यातायात, धूम्रपान, इमारतों के निर्माण के लिए पेड़ों का कटना वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। वायु प्रदूषण के कारण है कि हम जब भवन बनाते हैं, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें आपने देखी होगी, तो वहाँ उन इमारतों से पहले क्या था, जंगल था, बगीचा था। उन पेड़ों को हमें काटना पड़ा उन सड़क और मंजिलों को बनाने के लिए, तो वहां पर पेड़ों की कमी हुई और वायु प्रदूषण को जन्म मिला। और बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होती है उनमें धुआं निकलता है। हमारे जो कार, पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो वाहन है, जैसे कार है, ट्रक है, बस है, इन सब से बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं निकलता है जो कि प्रदूषण का काम करते हैं। धूम्रपान, बहुत सारे लोगों को आपने बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखा होगा, तंबाकू सुलगाते हुए देखा होगा, यह भी हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बिजली की खपत में बढ़ोतरी, बिजली निर्माण भी हमारे वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक होता है।
अब दूसरा प्रदूषण है जल प्रदूषण। पानी में ऐसे अनचाहे तत्वों को अधिक मात्रा में मिलना जो मानव, पशु और जलीय जीवों के लिए हानिकारक बना देते हैं, वह सब ही वायु प्रदूषण के काम करते हैं। आपने देखा होगा कभी-कभी जब तेलीय जहाज समुद्र में डूब जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे और मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि पानी की सतह पर तेल जमने से उन जीव जंतुओं को उनकी आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक उसी प्रकार पानी में यदि अनचाहे तत्व मिल जाए तो वह भी प्रदूषण का कारक बनता है, जो मानव और पशु तथा उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। हम सभी हेपेटाइटिस ए और बी के बारे में जानते हैं। हेपेटाइटिस ए और बी दूषित जल और भोजन लेने से होता है। इससे हमारे पेट और आंतों को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव होते हैं। पानी की इस खराब गुणवत्ता के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे दस्त, आंतों में कीड़े और हेपेटाइटिस। छोटे बच्चों को अक्सर दस्त लग जाते हैं, या उन्हें आंतों में कीड़े हो जाते हैं, या उन्हें हेपेटाइटिस हो जाता है, जो यदि अधिक मात्रा में है तो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए वायु प्रदूषण से हमें बचना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जल प्रदूषण का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। घरेलू और मनुष्य द्वारा बर्बाद किया गया जल, कारखानों द्वारा बर्बाद किया जल और कृषि से बचा हुआ जल, ये सब पानी की गुणवत्ता को खराब करते हैं। हमारे घरों में कपड़े धोने के बाद हम पानी विसर्जित करते हैं, अपने मलमूत्र त्याग के बाद पानी विसर्जित करते हैं, साफ सफाई के बाद पानी छोड़ते हैं। कारखानों से भी इसी प्रकार का गंदा रासायनिक पानी बाहर निकलता है, और खेती से भी विभिन्न प्रकार की गंदगी और रसायनों से मिला हुआ पानी जब नदी और झरनों में, नालों में, ये इस प्रकार का पानी जल में छोड़ने से जल स्रोतों को दूषित करता है और जलीय प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बनता है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के कई दुष्प्रभाव हैं। आपने तेज आवाज में माइक, डीजे साउंड, हॉर्न जैसी आवाजें सुनी होंगी, जिससे हमारे कानों में दर्द होने लग जाता है। बहुत बड़ी रैली या कोई प्रोग्राम होता है जिसमें तेज आवाज में जब डीजे साउंड बजाई जाती है, तो आसपास के घरों में जो वृद्ध लोग होते हैं उनके अंदर तनाव होने लग जाता है, बीपी बढ़ने लग जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे जान भी जा सकती है, कानों की सुनने की क्षमता भी जा सकती है। इससे हमारी श्रवण शक्ति प्रभावित होती है, और ये हमारे बीपी को हाई करता है, और हमें और भी प्रकार के तनाव और चिड़चिड़ेपन से का शिकार बनाता है। स्वास्थ्य के संकट। ये देखा गया है कि वाहनों का शोर, विकलता, अनिद्रा, अवांछित चिड़चिड़ापन, अवसाद और अस्थमा जैसे लक्षणों से जुड़ा हुआ है। जब भी हमें तेज ध्वनि होगी तो इस प्रकार के नकारात्मक परिणाम हमारे स्वास्थ्य में देखने को मिलेंगे। इसलिए ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए बहुत चुनौती का काम है। ध्वनि प्रदूषण आक्रामक व्यवहार को उत्तेजित करता है। यदि आपके पास कोई बच्चा बहुत तेज आवाज में आकर के उछल कूद करे, आवाजें करे, बर्तन बजाए या कोई सामग्री से अपनी साउंड पैदा करे, तो हमको उस पर क्रोध आएगा कि ये शांत क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिक तेज ध्वनियां जो हैं वो हमारे शांति को भंग करती है और हमें तनाव और चिड़चिड़ापन होता है। ध्वनि परस्पर संबंधों के सामंजस्य में बाधक होता है। हम एक क्लास में पढ़ रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं या पार्क में टहल रहे हैं, अचानक बहुत तेज ध्वनि आने लग जाए तो हमारी शांति, हमारा सामंजस्य डगमगा जाता है। संप्रेषण में समस्याएं। आपसी संप्रेषण जो बातचीत है वह भी इनसे प्रभावित होती है। उच्च ध्वनि का सबसे आसानी से दिखाई देने वाला प्रभाव है संवाद में रुकावट। बच्चों, यदि आपका घर या स्कूल रेलवे स्टेशन के या रेलवे पटरी के आसपास हो तो आपने देखा होगा जब वहां से ट्रेन गुजरती है हॉर्न के साथ, तो हमारा आपसी संवाद रुक जाता है, क्योंकि यदि हम उस स्थिति में बोलेंगे तो अगला सुन नहीं पाएगा और हमें बहुत अधिक आवाज में बोलना पड़ेगा, जो कानों को अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारे संवाद में भी तेज ध्वनि एक रुकावट होती है। शोर वाली कक्षाएं छात्रों का कार्य, स्पष्टता, ध्यान, अभिप्रेरणा और शैक्षणिक कार्य निष्पादन में कमी लाता है। जिन क्लासों में अत्यधिक शोर होता है वहां पर बच्चों की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दुर्घटना। दूसरी अनेक चीजों के अतिरिक्त ध्वनि को दुर्घटना का एक मुख्य कारण माना जा चुका है।
आपने देखा होगा यदि आप चल रहे हैं और पीछे से लगातार हॉर्न बज रहे हैं या आसपास कोई बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह है जहाँ से ध्वनियों की आवाज़ आ रही है, तो हमारा जो एकाग्रता है, जो फ़ोकस है, वो छूट जाता है और हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है। यह भी एक बहुत ही बड़ा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। भीड़, कई बार भीड़ से भरी बस और आरक्षण खिड़की पर लंबी लाइन जैसी परिस्थितियों में भीड़ बहुत क्रोध और कठिनाई उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत बड़े समूह में होते हैं, तो वहाँ पर भीड़ होती है और भीड़ में हम प्रेशर में आ जाते हैं, हमारे ऊपर एक दबाव पड़ता है और हम तनाव या क्रोध की स्थिति का सामना करते हैं। दूसरी तरफ किसी शादी में, घर पर, सामाजिक कार्यक्रमों, विद्यालय, पार्टी आदि में आनंद और सुख का अनुभव करते हैं। यदि हम किसी अपनी मनपसंद पार्टी में गए हैं, अपनी मनपसंद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन वह भीड़ हमें प्रिय लगती है और हम उसमें आनंद और खुशी का अनुभव करते हैं। और जब हम किसी अनजानी जगह पर जाते हैं, तो वहाँ जो भीड़ होती है, वह अनजाने लोगों की होती है, इसलिए हमें उनसे एक भय होता है, एक आंशिक शंका होती है और हमें उस भीड़ में दबाव या तनाव महसूस होता है। एक अधिक भरी हुई बस और दूसरी विवाह की पार्टी दो उदाहरण हैं। यद्यपि दोनों ही परिस्थितियों में घनत्व तो एक समान हो सकता है, परंतु व्यवहार और अनुभव भिन्न होंगे। हम अनजान लोगों के समूह की अपेक्षा मित्रों के समूह में कम भीड़ का अनुभव करते हैं। अब आप समझ गए होंगे बच्चों, आप अपनी क्लास में अच्छा महसूस करते हैं, परंतु यदि आपको किसी बड़े छात्रों की क्लास में भेज दिया जाए, तो आपको बहुत अजनबी और अवसाद जैसा महसूस होगा। आप बिल्कुल भी अच्छा या प्रसन्नता महसूस नहीं करते हैं। भीड़ के प्रभाव, भीड़ के आम तौर पर नकारात्मक प्रभाव होते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी व्यक्ति निर्देश या अनुशासन का पालन नहीं करता है, वरन वह किसी प्रकार की आक्रामक गतिविधियों को अंजाम भी दे देते हैं। पहला है अपराध। भीड़ और अपराध के मध्य संबंध को देखा जा चुका है। अक्सर जहाँ-जहाँ अपराध होते हैं, वहाँ भीड़-भाड़ वाली जगह होती है, जहाँ उनके अपराधों को पकड़ना कठिन होता है। उनके लिए अपराध की गतिविधि करना आसान होता है, जैसे जेब काटना, वस्तुएँ चुराना, उनको भीड़ में गुम हो जाना आसान हो जाता है। जेब काटने और चैन खींचने जैसे अधिकांश अपराध भीड़ वाली जगह पर ही होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में कोई बैठा हुआ है, वो अपना सामान लेके देख रहा है, खिड़की में से उसका सामान खींच लिया और वो भीड़ में गायब हो गया, तो उसे ढूँढा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार बस स्टैंड या ऐसी जहाँ पर कोई रैली या कुछ यात्रा चल रही है, वहाँ पर भी सामान चोरी करना, चैन चुराना ये बहुत आसान है, क्योंकि वह चुराकर आसानी से भीड़ में गुम हो जाते हैं, उन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो भीड़ जो है वह अपराध के साथ जुड़ी हुई होती है। सुधार गृह, जेल और मनोचिकित्सा संस्थानों में भी भीड़, जेल और सुधार गृह दोनों में ही कैंडिडेट्स की, व्यक्ति की बहुत भीड़ होती है। जेलों में बढ़ती भीड़ भारत और विश्व दूसरे देशों की एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। उग्र अपराधियों को अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। भीड़ में झगड़े फसाद अधिक होते हैं। जेलों में और सुधार गृहों में बहुत सारे लोगों की भीड़ विश्व भर में देखी जाती है, क्योंकि अपराध की जितनी मात्रा बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार उतनी ही मात्रा में हमें जेल की आवश्यकता होती है और भीड़ में झगड़े फसाद आसानी से किए जाते हैं। इसी प्रकार सिजोफ्रेनिया और न्यूरोसिस जैसी मानसिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति भीड़ के प्रति उच्च संवेदनशीलता दिखाते हैं। यह उनको दूसरे मरीजों और कर्मचारियों के ऊपर हमले की तरफ ले जाता है। सिजोफ्रेनिया और न्यूरोसिस यह एक मानसिक बीमारी है बच्चों। इसमें व्यक्ति को अपने सामान्य व्यवहार से वह कोई भी गतिविधि नहीं करता है, वरन वह लगातार असामान्य व्यवहार करता है। वह दूसरों से डरने लगता है, उसको दो-दो दिखाई देते हैं, उसे कानों में कुछ अस्पष्ट ध्वनियाँ आती हैं या न्यूरोसिस यानी कि दिमाग की उसकी कोशिकाएँ नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं, तो वह अच्छे निर्णय नहीं ले पाता है, सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता है और यदि वह भीड़ में आ जाए, तो वह अपने नियंत्रण को खो देता है और वह दूसरे की तरफ अपनी जान बचाने के लिए हमला कर कर सकता है। संवेग और व्यवहार पर प्रभाव, ये पाया गया है कि भीड़ दैहिक उत्तेजनाओं और तनाव को बढ़ाते हैं। जहाँ जहाँ भीड़ आती है, वहाँ लोगों को समझ में नहीं आता है और अपनी समस्या के निदान के लिए वह हमला कर देते हैं, तनाव को बढ़ा देते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि इसी कारण भीड़ भरी परिस्थितियों में उच्च रक्तचाप और तेज हृदय गति और शारीरिक बीमारियों का बढ़ा हुआ स्तर पाया जाता है।
जब हम किसी भीड़-भाड़ की स्थिति में होते हैं, तो हमें बेचैनी होती है, हमारा बीपी हाई हो जाता है और हृदय की गति तेज़ हो जाती है। क्योंकि वह हालात हमारे परिचित नहीं होते हैं, तो हम हर चीज़ के प्रति आशंकित और भयभीत होते हैं। इसलिए भीड़ तनाव का कारण बनती है। कभी-कभी भीड़ के कारण उदासीनता, सामाजिक पलायन और सीखी हुई लाचारी भी देखने में आती है। अर्थात जब हम भीड़ में होते हैं तो हमारे पूर्व ज्ञान, पूर्व अवबोध काम नहीं करता है और हम वहाँ पर नई और अनजानी चीज़ों को, व्यक्तियों को देखकर घबरा जाते हैं और तनाव में पड़ जाते हैं। 5वां प्रदूषण का प्रभाव है ग्रीन हाउस प्रभाव। हमारे वायुमंडल में विभिन्न परतें हैं। उन परतों में एक परत है ओजोन परत। वह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और मानव की रक्षा करती है। परंतु जब वह प्रभावित होती है तो हमारे यहाँ यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है और जीव जंतुओं को हानिकारक प्रभाव होते हैं। वातावरण को दूषित करने वाले कार्य जैसे कूड़ा पैदा करना, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल डीजल को जलाना, वनों को काटना, कोयला जलाना, प्रतिशीतन के किए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी का प्रयोग आदि के कारण ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है। भूमंडलीय ताप लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हम पेड़ों को दिनों दिन काट रहे हैं, पेट्रोल डीजल हम लगातार दहन कर रहे हैं यानी कि जला रहे हैं। ऐसे हानिकारक कार्यों से हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पड़ रहा है और लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। समुद्र का स्तर हर 5 वर्ष बाद 1 इंच बढ़ जाता है। रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के 3 टापू अब पानी में डूबे हुए हैं क्योंकि ग्लेशियर पर बर्फ पिघलती जाती है और पानी की मात्रा बढ़ती जाती है तो छोटी-छोटी सतह पर जो टापू और प्रायद्वीप होते हैं वह डूब जाते हैं। जलवायु का यह परिवर्तन भूमंडलीय ताप में वृद्धि ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है और निकट रूप से संबंधित है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव इसलिए कहते हैं क्योंकि ठंडे प्रदेश जहाँ पेड़ पौधों के लिए सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है वहाँ वे कांच का घर बनाते हैं और उनको ग्रीन हाउस कहा जाता है। ठंडे प्रदेश में सूरज बहुत कम निकलता है तो सूरज के प्रकाश की पेड़ पौधों को जो आवश्यक मात्रा होती है उसको बनाए रखने के लिए वे कांच के घर बनाते हैं, उसके अंदर पेड़ पौधों को लगाते हैं ताकि कांच की मदद से प्रकाश अधिकतम उन पेड़ पौधों को मिल सके, इसलिए उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस की छत कांच की होती है, वे सूरज के प्रकाश को अंदर आने देती हैं लेकिन गर्म हवा से बचाती हैं, इसलिए इस प्रभाव को, तापमान में वृद्धि के प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। इसी प्रकार वातावरण में 4 गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सूरज की गर्मी को रोक लेती हैं जो धरती को विशाल ग्रीन हाउस में बदल देती हैं। उदाहरण के लिए गर्मी को बाहर न जाने देना। ये तीनों हानिकारक गैसें जो निरंतर हमारे मानवीय जीवन के क्रियाकलापों में शामिल है, उससे पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सूरज की किरणें आती तो हैं लेकिन वह उन्हें बाहर नहीं जाने देती और लगातार तापमान में वृद्धि होती है। यह क्रम पोलर बर्फ की चोटियों के पिघलने, समुद्र स्तर की बढ़ोतरी और कई देशों के निचले स्तर के समुद्री क्षेत्रों में बाढ़ आने का कारण भी बनेगा। आने वाले समय में यदि तापमान इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ लगातार पिघल जाएगी और समुद्र तल ऊंचा होता जाएगा, तो उससे आने वाले समय में बाढ़ का कारण भी बन सकता है। स्थायी विकास। स्थायी विकास का मतलब है संसाधनों के भंडार की सुरक्षा। पर्यावरण के जितने भी स्रोत हमें वस्तुएं देते हैं, विभिन्न प्रकार के ईंधन देते हैं, विभिन्न प्रकार की हमारी आवश्यकताओं की वस्तुएं प्रदान करते हैं, उन सब का संरक्षण बहुत ही जरूरी है और यदि हम उन भंडारों की सुरक्षा करते हैं तो यही हमारा स्थायी विकास का मतलब है। इसमें पर्यावरणीय संसाधन और पूर्णतः प्रयोग किए जाने वाले संसाधन शामिल हैं। अपव्ययी उपभोग और शैली स्थायी विकास के लिए चिंता का मुख्य कारण है। यदि हम उन भंडारों की रक्षा करेंगे तो हमारा स्थायी विकास होगा, लेकिन हम यदि उन स्थायी भंडारों को अपव्ययी उपयोग यानी कि बहुत अत्यधिक खर्च करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अनवीनीकरण संसाधनों की लगातार कमी हो रही है। प्रकृति में आत्मसात करने की शक्ति है, परंतु अगर प्रदूषण का स्तर इतना ही अधिक रहा तो प्रकृति भी इसे आत्मसात करने में असफल हो जाएगी।
हमारी प्रकृति का निर्माण स्वतः ही होता है और प्रकृति अपने अंदर होने वाले असंतुलनों को अपने स्वयं के स्तर पर संतुलित भी कर लेती है। परंतु यदि हम लगातार प्रदूषण फैलाते रहेंगे तो प्रकृति को आत्मसात करने में बहुत मुश्किल होगी। इसका परिणाम स्वच्छ जल, वायु का अभाव होगा। अगर अनवीनीकरणीय संसाधन शीघ्रता से समाप्त होते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास उनके अपने प्रयोग करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे जलवायु का यदि हम प्रदूषण करते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इनकी स्वच्छ प्रयोग नहीं कर पाएगी और उनके जीवन को क्षति होगी। इस प्रकार स्थायी विकास, संसाधनों की सुरक्षा विकास का वह मार्ग है जिसमें भावी पीढ़ी के विकल्पों के साथ वर्तमान पीढ़ी के कार्यों द्वारा समझौता नहीं करना होगा। अर्थात हमें अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को सीमित करना होगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन आवश्यक मात्रा में बच सके। अच्छे वातावरण के लिए आप कैसे योगदान कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, अब हमें स्वयं के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा कि पर्यावरण की रक्षा नहीं करने से परिवेशीय तनाव में वृद्धि होती है और आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या-क्या करें कि यह सब कुछ हालात सुधर सकें? पहला है, जल के अनावश्यक प्रयोग को रोक करके जल को बचाएं। आपने देखा होगा जब हम मंजन करते हैं तो वॉश बेसिन पे पानी गिरता रहता है। जब हम नहाते हैं तो बाल्टी भर-भर के 2-2 3-3 बाल्टियों का पानी गिर जाता है। तो हमें यहाँ सचेतता बरतनी चाहिए कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो नल बंद होना चाहिए और जब हम उसे यूज़ करें तभी खोलें। ठीक उसी प्रकार पहले हम बाल्टी को भरें फिर हम नहाना शुरू करें। ये नहीं कि नल छोड़ कर के हम दाएँ-बाएँ हो रहे हैं। तो हमें पानी को बचत करनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। पर्सनल कार या व्हीकल का उपयोग कम से कम करें ताकि डीजल पेट्रोल की बचत हो सके। अपना सामान ले जाने के लिए कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। अर्थात बाजार से सामान लाते हुए या इधर-उधर यात्रा में अपना सामान ले जाने के लिए हमें कपड़े के बैग इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हम प्लास्टिक के उपयोग से बच सकें। कम बिजली प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। यदि हम कम बिजली का उपयोग करें और सूरज यानी कि दिन में ही अपने कामों को निपटाएं तो हमारे पानी की बचत होती है, क्योंकि पानी से ही बिजली का निर्माण होता है। अगर आपका बगीचा है तो वहां सब्जियों से निकलने वाले कूड़े का प्रयोग खाद के रूप में कीजिए। यदि हम पेड़ पौधों के कचरे को वहीं पर खाद के रूप में काम लें तो हमारी भूमि और जल दोनों ही प्रदूषण से बचते हैं और कचरे का दहन करने से वायु प्रदूषण होता है तो उसमें भी लाभ होता है। खरीद या प्रयोग किए जाने वाले सामान की मात्रा में कमी करने का प्रयास करें। डिब्बों का या किसी भी सामान का जिसका संभव हो दोबारा प्रयोग करिए। रिसाइकिल, पुनः चक्रण या पुनः उपयोग। हमें अपने घर में प्लास्टिक की वस्तुओं का बार-बार उपयोग करना चाहिए ताकि हम उनसे होने वाले प्रदूषण से अपने परिवेश को बचा सकें। पुनः चक्रित कागज का प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। हमारे पास में बच्चों किताबें आती हैं, अखबार आता है, बहुत सारी कागज से निर्मित वस्तुएं आती है, तो हमें उन्हें पुनः उपयोग लेना चाहिए और जब वह उपयोग के लायक न रहे तो उन्हें रद्दी में बेचना चाहिए ताकि उनको रिसाइकिल किया जा सके और दोबारा उपयोग में लिए जाने वाली वस्तुएं उन कागजों से बनाई जा सके। जितने कर सके उतने पेड़ रोपित करें, अर्थात अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि हम अपनी प्राणवायु ऑक्सीजन को बढ़ा सकें, तापमान को कम कर सकें और हमारे परिवेश को अच्छा बना सकें। बिजली बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग कीजिए जैसे कि सोलर एनर्जी पैनल। आपने देखा होगा बच्चों, बड़ी-बड़ी फैक्ट्री और बड़े-बड़े मकानों पर सोलर ऊर्जा के पैनल लगे होते हैं। ये सौर ऊर्जा के पैनल सूर्य से आने वाली रोशनी से संचालित होते हैं। दिन भर ये गर्म होते हैं और ये प्लेटें अपने अंदर प्रकाश ऊर्जा को संचित कर लेती हैं और रात्रि में उस भवन को लाइट प्रदान करती है। तो हमें ऐसे उपकरणों का उपयोग भी करना चाहिए। अनावश्यक बत्तियां बुझाकर बिजली बचाइए। जिन कमरों में कोई नहीं बैठा है उसमें पंखा और लाइट बंद होनी चाहिए ताकि हम अपने संसाधनों की रक्षा कर सकें। अपने घर में सतही और धरातलीय जल को हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं को प्रयोग करने से बचें, जैसे फॉस्फेट रहित साबुनों का प्रयोग कीजिए और घर के रसायन युक्त पदार्थ नालियों में न बहाइए। यदि हम किसी केमिकल पदार्थ का उपयोग करते हैं तो उसे नालियों में नहीं बहाना चाहिए और हमें प्रदूषण से बचने का और अपने परिवेश को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्लेटो एक महान विचारक हैं।
उनके जवाब द्वारा हम चाह और आवश्यकता के मध्य अंतर को समझ सकते हैं। चाह यानी चाहना और आवश्यकता यानी कि नीड। एक तो होता है हमारे अंदर चाह होती है कि मुझे एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए। एक होता है लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पापा हमें रोज़ स्कूल लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक है आवश्यकता कि मेरे घर में कोई भी व्यक्ति मुझे छोड़ने में सक्षम नहीं है और मेरे को स्कूल आने-जाने में कोई वाहन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साइकिल या मोटरसाइकिल उसको बहुत ज़रूरी है, तो वह आवश्यकता कहलाती है। इच्छा वह माँगी हुई वस्तु है जिसकी आप पाने की चाह करते हैं। हमारी चाह और इच्छा का कोई अंत नहीं है। चाह, अत्यधिक चाह हम में दुर्गुणों का प्रादुर्भाव करती है, हमें एक अंतहीन यात्रा की तरफ ले जाती है, इसलिए हमें इच्छाएँ कम से कम करनी चाहिए। आवश्यकता ऐसी वस्तु है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे शारीरिक रूप से जीवित रहने के लिए हमें हवा चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, घर और दवाइयों की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक वस्तुएँ तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें तो हमें लेनी ही होती है और यदि हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो किसी न किसी विधि से हम उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परंतु चाह जो है वह हमारे जीवन के लिए उसकी सस्टेबिलिटी के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें चाहत कम से कम करनी चाहिए। इसके बाद हमारी कार्य संबंधी आवश्यकताएँ हैं। उदाहरण के लिए एक लेखक को कलम की ज़रूरत है, एक बढ़ई को औज़ारों की ज़रूरत है और भाग्यवश हमारी आवश्यकताएँ कम हैं, पर इच्छाएँ अनंत होती हैं। यह ठीक बात नहीं है, उल्टा होना चाहिए। इच्छाएँ तो हमारी कम होनी चाहिए और आवश्यकताएँ तो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकताएँ तो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, इच्छाएँ ज़रूरी नहीं होती, वो हमारी एक सुविधा होती है, एक आनंददायक स्थिति होती है। बिना आवश्यकताओं के वस्तुएँ खरीदने पर हम पैसा बर्बाद करते हैं, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के शोषण में भी मदद करते हैं। ऐसी चीज़ें कूड़े की तरह बर्बाद हो जाती हैं। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे कपड़े ले लिए, बहुत सारे खिलौने ले लिए, बहुत सारी वस्तुएँ ले ली, लेकिन उनका आप समय पर कोई उपयोग नहीं करते, तो वह एक डस्टबिन या कूड़े के सामग्री के तौर पे देखी जाती है। उनका आपके जीवन में कोई ज़रूरत नहीं होने के कारण उपयोग नहीं हो पाता है। तो हमें सिर्फ़ आवश्यकता की वस्तुएँ ही लेनी चाहिए। साधारण जीने से तात्पर्य है कम इच्छा के साथ जीना, परंतु अपने अंतर्मन को खुशी, संतुष्टि, सुंदरता और बुद्धिमत्ता से भरा रखना। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें सादा जीवन उच्च विचार, ये महात्मा गांधी जी का स्लोगन है, सादा जीवन उच्च विचार। इसको अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए और सादा जीवन का मतलब है इच्छाओं को कम रखना और इच्छाओं को कम रखते हुए अपने जीवन में खुशी, संतुष्टि, सुंदरता और बुद्धिमत्ता को शामिल किए रखना ही अच्छे जीवन का लक्षण होता है। आज आपने पढ़ा बच्चों कि हमारा परिवेश यदि स्वस्थ है, स्वच्छ है, तो हम भी तनाव मुक्त रहते हैं। लेकिन यदि हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण या भीड़-भाड़ या आगजनी है, तो उसका हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमें हमें तनाव से बचना चाहिए, अपने संसाधनों की रक्षा करना चाहिए, प्रदूषण से हमारे वातावरण को बचाना चाहिए और हमेशा खुश और प्रसन्न रहना चाहिए और अपनी चाहतों को कम करना चाहिए। धन्यवाद।